हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम कक्षा 12 का जो जनसंख्या का चैप्टर है उसका हम लास्ट पॉइंट जो है उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके पहले के वीडियो में हमने जनसंख्या वृद्धि के कारणों में ऊंचे जन्म दर के कारण के बारे में जानकारी ली थी। अब आज हम नीचे मृत्यु दर के कारणों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो पहला मुद्दा है हमारा जीवन स्तर में सुधार। आर्थिक विकास हो जाने के कारण लोगों की जो आय थी वह बढ़ गई और आय बढ़ने के कारण उनकी जो भी जीवन स्तर में उनके में सुधार हुआ। उनकी जो अनाज खरीदने की जो सक्षमता थी वह भी बढ़ गई और आवास की पर्याप्त सुविधाएं, जो रहने के लिए जो भी सुविधाएं चाहिए थी वो सुविधाएं भी उन्हें प्राप्त होने लगी एवं उनमें जागरूकता, जो आरोग्य के प्रति, उनके शारीरिक जो भी रोग थे उनके प्रति उन्हें जागरूकता मिलने लगी, उन्हें शिक्षा प्राप्त होने लगी और इन सभी कारणों की वजह से मृत्यु दर जो है वह घट गया। यानी जीवन स्तर में सुधार होने के कारण मृत्यु दर में कमी आई। दूसरा है जानलेवा रोगों पर नियंत्रण। 20वीं सदी के पूर्वार्ध में, यानी कि पहले 20वीं सदी के जब शुरुआत थी उस समय भारत के अंदर, देश के अंदर प्लेग, पीलिया, क्षय, मलेरिया जैसे कई रोग खूब व्यापक हो गए थे और उन रोगों के कारण लोगों की जो मृत्यु थी वह खूब हो रही थी और इन रोगों के सामने इनसे बचाव के लिए कई रोग प्रतिकारक जो भी दवाएं हैं उन दवाओं का और रस्सियों का निर्माण हुआ और इसकी वजह से जो इन रोगों के कारण जो लोग मृत्यु होती थी उन मृत्यु दर में कमी आई। तीसरा पॉइंट है हमारा अकाल पर नियंत्रण। विज्ञान और टेक्नोलॉजी के कारण अकाल पर नियंत्रण पाया गया है, जिसमें भूखमरी के कारण होने वाली मृत्यु रोकी जा सकी। जैसे कि भविष्य में टेक्नोलॉजी के कारण भविष्य में होने वाली घटनाएं का कुछ अंदाज़ा लगाया जाता है और अंदाज के अनुसार भविष्य में जो भी घटना होगी उसके सामने होने वाली जो भी मुसीबत है, जो भी परेशानियां हैं, उससे लड़ने की तैयारी पहले से ही कर ली जाती है। जैसे बारिश कम होने की वजह से जो अकाल पड़ता है, भूखमरी की समस्या होती है, तो उसके पहले से ही अनाज की व्यवस्था की जाती है और उस समय लोगों में मृत्यु दर कम हो भूखमरी के कारण, तो वहाँ पे अनाज पर्याप्त मात्रा में पहुँचाया जा सकता है। तो और आसानी से अनाज की हेरफेर की जा सकती है, जिसके कारण मृत्यु दर में कमी आई है। और चौथा कारण है प्राकृतिक आपत्तियों से सुरक्षा और यातायात की सुविधाएं। देश में पहले जब भूस्खलन, भूकंप, सुनामी, अनावृष्टि, अतिवृष्टि जैसी जब प्राकृतिक आपदाएं होती थी तो उसकी वजह से मानव की मृत्यु दर का प्रमाण बढ़ता था। लेकिन अब के समय में पहले से ही जो आपदाएं होने वाली हैं उसकी पूर्व संकेत मिल जाते हैं और उन संकेतों से बचने के लिए पहले से ही कुछ सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, लोगों तक जागृति फैलाई जाती है उनकी सुरक्षा से जुड़े हुए। और जो भी मतलब यातायात की सुविधाएं बढ़ी हैं, तो यातायात की सुविधाओं की वजह से जो भी लोग इन स्थितियों में घायल होते हैं उन्हें सही समय पर सही इलाज मिलने की वजह से उनकी मृत्यु रोकी जा सकती थी, उन्हें बचाया जा सकता था। तो इस वजह से भी मृत्यु दर जो है वह कम हुआ है। अब है जनसंख्या नियंत्रण के उपाय। तो जनसंख्या नियंत्रण के उपाय में सबसे पहला उपाय है हमारे पास लोक शिक्षा एवं जागृति। लोगों में जितनी शिक्षा बढ़ेगी और उतनी ही जागृति आएगी। शिक्षा का प्रचार अधिकतर लोगों में हमें करना चाहिए, विशेष तौर में स्त्रियों की शिक्षा पर ज़्यादा महत्व देना चाहिए, क्योंकि यदि स्त्री जो है शिक्षित होगी तो वह समाज को भी शिक्षित और जागरूक बनाएगी। इसके लिए संदेशा व्यवहार जैसे माध्यमों के द्वारा, व्याख्यान करके या नाटक, मूक अभिनय, गीत और इन आदियों के द्वारा भी जागृति लाई जा सकती है। 2000 की जनसंख्या नीति में महिला शिक्षा पर विशेष भार दिया गया था। दूसरा है परिवार नियोजन कार्यक्रम की असरकारकता। परिवार नियोजन से संबंधित कार्यक्रम को अधिक असरकारक बनाने के लिए लोक शिक्षा के साथ साथ परिवार नियोजन के जो भी साधन हैं उन्हें सरल और सस्ते एवं सुलभ कराने चाहिए।
2000 की जनसंख्या नीति में परिवार नियोजन कार्यक्रम में परिवर्तन करके संबंधित कार्यक्रम को महत्व देने का जो भी है उसे उसके सिवाय गर्भधारण को रोकने के लिए अन्य सुरक्षा पद्धतियां जो है उसे भी मतलब उस पर भी भार दिया गया है। बाद में उसका नेक्स्ट पॉइंट है फिर कि महिलाओं की विवाह उम्र और स्तर में सुधार। पहले के समय में विद्यार्थियों आपको पता होगा कि पहले के समय में कम उम्र में ही जो है विवाह कर दिए जाते थे, जिसकी वजह से स्त्रियों में गर्भधारण करने की क्षमता अधिक मतलब उसका जो समय काल होता है वो अधिक हो जाता था। तो यह भी एक मुख्य कारण रहा ऊंचे जन्म दर के लिए। तो यदि विवाह के लिए एक कानूनी नियम जो बनाया गया 18 साल, तो 18 साल के बजाय अगर 20 साल भी किया जाए तो ये भी एक प्रोत्साहन का कार्य होगा। समाज में स्त्रियों के स्तर को ऊपर लाया जाए तो जन्म दर में कमी लाई जा सकती है। फिर है प्रोत्साहन और अप्रोत्साहन। सरकार की ओर से दिए जाने वाले प्रोत्साहन और अप्रोत्साहन परिवार नियोजन की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे कि नसबंदी करवाने वाले परिवार को सरकार की ओर से आर्थिक मुआवजा प्रदान किया जाता है। इस तरीके की कई प्रक्रियाएं चलती हैं सरकार के द्वारा। अब बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकने के लिए चीन ने अप्रोत्साहन का जो भी कदम उठाया है वह पूरे दुनिया में एक सराहनीय कार्य रहा है। भारत के अंदर भी यह कार्य अमल में लाने की कोशिश की जा रही है। जैसे दो बालक वाले परिवार को सरकारी सुविधाएं मिलेंगी। यदि 2 से अधिक बालक हैं तो उन्हें इन सरकारी सुविधाओं से वंचित रखा जाएगा। तो यह एक अप्रोत्साहन का हुआ है और चीन में कुछ समय के लिए छूट भी दी गई थी। इस प्रकार भारत के अंदर भी अगर इस तरीके का विचार जो चल रहा है, अगर ये प्रक्रिया शुरू हो गई तो जन्म दर में जो है वह कमी लाई जा सकती है। चिकित्सक सुविधाओं का व्याप और असरकारकता में बढ़ोतरी। लास्ट पॉइंट है हमारा चिकित्सक सुविधाओं का व्याप और असरकारकता में बढ़ोतरी। भारत में मृत्यु दर नीचा होने के बावजूद विकसित देशों की तुलना में यह दर ऊंचा है। यानी अन्य जो विकसित देश हैं उसके साथ अगर हम हमारे देश की तुलना करें तो हमारे देश के अंदर अभी भी जन्म दर जो है वो ऊंचा है। विज्ञान की मदद से प्रजनन तथा बाल आरोग्य से संबंधित सेवाओं तथा सुविधाओं में बढ़ोतरी करना, रसीकरण की प्रक्रिया को सार्वत्रिक तथा असरकारक बनाना, एड्स से संबंधित जानकारी का प्रसार, अन्य संक्रामक तथा जातीय रोगों के प्रमाण में कमी करना, इस प्रकार के कदम मृत्यु दर तथा बाल मृत्यु दर के स्तर को नीचा ला सकते हैं। तो इस तरह से हम यदि कार्यक्रम करेंगे और लोगों में जागृति फैलाएंगे तो हमारे देश के अंदर भी जनसंख्या पर नियंत्रण लाया जा सकता है। विद्यार्थी यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। इससे जुड़े जो भी क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस आपको राइट करने हैं और लिखने भी हैं, ओके, और याद भी करना है। थैंक यू।